जैसे कि आप जानते हैं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक होता है डिसेंट्रलाइज। तो जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज पर वर्क करता है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हम समझे इससे पहले हम सेंट्रलाइज को हमें समझना जरूरी है। देखिए, सेंट्रलाइज को हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर एक, दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए बैंक में जो सर्वर लगा होता है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत काम करता है बैंक। अब देखिए यहाँ पर इस आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि ये बैंक का सर्वर है और इस बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, तो ये बैंक के जितने कस्टमर हैं ये बैंक से जुड़े रहते हैं, ये बैंक के सर्वर से जुड़े रहते हैं। यानी कि हम जो भी लेन देन करते हैं, कुछ भी एंट्रीज करते हैं, तो जो बैंक के कर्मचारी हैं वो उस एंट्री को ऐड करते हैं और वो एंट्री कहाँ चली जाती है, उस बैंक का जो सर्वर होता है सेंट्रलाइज सर्वर, उस सेंट्रलाइज सर्वर के पास वो एंट्रीज चली जाती हैं, वो स्टोर उसके डाटा में हो जाती हैं। अब दोस्तों, जब भी कभी आपको बैंक से कुछ भी डेटा चाहिए, कुछ भी एंट्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, चूंकि आप बैंक के कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो आप बैंक के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमें ये एंट्रीज निकाल के दीजिए। तो अब बैंक के जो कर्मचारी वो क्या करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट को उस सर्वर के पास भेजते हैं जहां पर आपका जो डेटा स्टोर होकर रहता है, जाकर भेजते हैं और वो सर्वर इस रिक्वेस्ट को वहां पर देखता है और उस रिक्वेस्ट के अनुसार वो डेटा आपको वहां पर निकाल कर देता है। लेकिन इस स्थिति में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब एक ही सर्वर होता है तो बहुत सारा लोड जब उस सर्वर के पास पड़ता है, तो इस स्थिति में सर्वर डाउन हो जाता है और ऐसे में काम नहीं हो पाता। आपने कई बार देखा होगा कि बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है, यानी कि बहुत डाउन चल रहा है, एक एक घंटे में एक एक काम हो रहा है, तो वो डाउन यानी कि बहुत सारा ट्रैफिक जब उस सर्वर पर आता है तो कभी कभी ऐसा होता है। दूसरी बात, कई बार एक ही सर्वर पर ज्यादा लोड होने के कारण या उस पर अगर काम चलता है तो दो दो तीन तीन दिन तक बंद भी रहता है, काम नहीं करता है, बैंक में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्वर एक ही है ना। जब भी अगर मान लीजिए कोई भी काम उसमें गड़बड़ होगा तो उसे बंद करके उसको उस पे ऊपर काम भी किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो उस स्थिति में जितने भी क्लाइंट है उनका काम भी नहीं हो पाता है क्योंकि सर्वर एक है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण हम समझेंगे सेंट्रलाइज सर्वर का। मान लीजिए आपने कोई भी जाग जमीन प्रॉपर्टी प्लाट खरीदा, तो आप क्या करेंगे, अपने नाम पर उसको करवाने के लिए, आप बिल्कुल क्लियर होने के लिए आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाते हैं और वहां पर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। अब दोस्तों, पहले क्या होता था, उस रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया होती थी वो पहले फिजिकल खाता होता था, रजिस्टर होते थे, उन रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाती थी और वहां पर आपको ये मतलब उस बही खाते से ये प्रूफ कर दिया जाता था कि हाँ ये जमीन आपकी, ये प्लाट आपका, ये प्रूफ एक गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया उसके तहत हो जाता था। लेकिन आजकल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज जो है व्यवस्था में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वहां पर भी फिजिकल बही खाता को बंद करके यानी कि डिजिटल बही खाता, इलेक्ट्रॉनिक बही खाता गवर्नमेंट उसमें भी आ चुके हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में भी। तो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से ये एंट्री हो जाती है, ये सारे होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत रहती है, कि दिक्कत यहाँ पर रहती है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर होता है तो कभी भी ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का ही या वहां की जो कुछ कर्मचारी हैं वो उसके अंदर कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, या कोई भी हैकर भी उसको सेंट्रलाइज सर्वर को आसानी से हैक भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि आज आपने एंट्री करवाई और आज से 20 साल बाद कोई कर्मचारी आता है और उस आपकी एंट्री के अंदर हेर फेर कर देता है या कुछ भी बदलाव कर देता है और आपको उस एंट्री की जरूरत पड़ती है 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जरूरत पड़ती है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो रिकॉर्ड निकलवा पाते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड पूरा गलत निकलता है। यानी कि ये हो जाता है कि आपका जो प्लाट था वो पता चला कि दूसरे के नाम पे हो चुका है या वो और दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुका है और आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, इसीलिए ये खतरा हमेशा सेंट्रलाइज सिस्टम में है। इसीलिए हर एक बैंक या हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या हर एक सिस्टम ब्लॉकचेन को हर जगह पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल हमने समझा था कि ये क्या है, अपरिवर्तनीय बही खाता है, अपरिवर्तनीय सिस्टम है, इसके अंदर परिवर्तन करना नामुमकिन है। इसलिए हर जगह पर इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये दोस्तों, अभी हमने समझा कि सेंट्रलाइज जो
सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या हो सकता है, सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ये पीर टू पीर वितरित प्रणाली के आधार पर काम करता है। यानी कि दोस्तों पीर टू पीर टेक्नोलॉजी या वितरित इसको हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। वितरित यानी कि एक दूसरे में ये वितरित करते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड या हम वितरित इसको हिंदी में समझेंगे तो एक दूसरे में वितरित करते रहते हैं, पीर टू पीर टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करते हैं, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दोस्तों यानी कि सेंट्रलाइज में जो अथॉरिटी होती है वो किसी भी एक गवर्नमेंट के पास या जो भी उसका मालिक होता है, उस वहां पर एक मालिक होता है, उसके पास होता है, वो उसके अंदर कुछ भी कर सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में कोई भी मालिक नहीं होता है, उसको पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज के ऊपर आधारित करके छोड़ के बना दिया जाता है। इसलिए वहां पर कोई भी बंदा छेड़खानी नहीं कर सकता, और छेड़खानी करने के लिए पूरे ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब देखेंगे कि मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आपको बैंक से एंट्री चाहिए थी, तो बैंक से एंट्री करवाने के लिए या डाटा लेने के लिए आपको उसी सर्वर के पास जाना पड़ता। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा कि अगर यहाँ पर जितने भी ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक बी ब्लॉक से या बी ब्लॉक डी ब्लॉक से या डी ब्लॉक सी ब्लॉक से कुछ भी ले सकता है। जी हाँ, तो कुछ भी डाटा ले सकते हैं। मान लीजिए ए ब्लॉक को कोई परेशानी आ रही है कोई भी डेटा देने में, तो वो बी से ले सकता है, डी से जुड़े रहते हैं और इनके पास परमिशंस होती है एक दूसरे से डेटा लेने की। तो कोई को कंफ्यूजन लगता है तो ये किसी भी ब्लॉक से ये डेटा ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका काम कभी भी नहीं रुकता, तुरंत की तुरंत काम होता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों पी टू पी यानी कि दोस्तों ये पीर टू पीर टेक्नोलॉजी यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से, यानी कि बीच में कोई भी सेंट्रलाइज नहीं होता है। यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है, यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, जितने भी नोट्स हैं एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सपोज मान लीजिए दोस्तों जितने भी ये ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है, तो सबसे पहले एंट्री जो होती है दोस्तों उस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि जब एंट्री यहाँ पर होती है तो पहले जो यहाँ पर माइनर होते हैं वो माइनर उस एंट्री को दोस्तों एक ब्लॉक के अंदर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक ब्लॉक के अंदर एक माइनरों का समूह होता है। जी हाँ, एक ब्लॉक के अंदर एक माइनरों का समूह होता है। जैसे ही कोई एंट्री आती है तो उस एंट्री को देखने के बाद सारे माइनर उस एंट्री के काम पर लग जाते हैं और उस एंट्री को माइनर उस ब्लॉक में माइन करने का प्रयास करते हैं। तो उन जो समूह होता है उनमें से कोई भी माइनर सबसे पहले उस एंट्री को माइन कर देता है, वो दोस्तों वही उस ब्लॉक का माइनर होता है। और वो जैसे ही माइन करेगा तो सारे जो भी उनके माइनर है उनको इन्फॉर्म कर देगा कि यह एंट्री जो है मैंने इस ब्लॉक के अंदर माइन कर दी है। और दोस्तों अब जैसे वो माइन करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉक के अंदर वो एंट्री ऐड हो चुकी है, वो एंट्री ऐड नहीं होती दोस्तों। वो क्या होता है, माइन करने के बाद अब वो जितना भी वो माइनरों का समूह है वो उनके पास इन्फॉर्म करते हैं, तो वो समूह उसको चेक करता है कि जो एंट्री इन्होंने की है वो सही है या गलत है, वो इनवैलिड है या वैलिड है। तो वो अगर वो सभी चेक करेंगे और अगर वो इजिबल होगी तो वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये एंट्री सही है। फिर वो हैश जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम 256 के पास ये चला जाता है और वहां को जांचते हुए आगे बढ़ता है और वहां पर फिर आगे हैश जनरेट होता है। दोस्तों इस प्रकार से ये माइनर है ये काम करते हैं। और जब एक एंट्री ऐड हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर चल जाती है, नेक्स्ट ब्लॉक से तीसरे में, इस प्रकार से वो आगे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हम समझ रहे थे हर एक माइनर के पास एक ब्लॉक चेन है। देखिए क्या होता है इस सिस्टम के अंदर जितने भी माइनर हैं उन सारे माइनरों के पास, हर एक माइनर के पास ब्लॉकचेन होती है, परमिशन इसके अंदर दी हुई है। हर एक माइनर के पास अपनी एक ब्लॉकचेन है और उस ब्लॉकचेन के अंदर वो माइनर माइन कर सकता है, नया ब्लॉक जनरेट कर सकता है। और जो भी माइनर सबसे पहले माइन करता है उस माइनर को रिवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों रिवार्ड दिया जाता है। खैर ये एक ब्लॉकचेन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत ये सारा काम होता है दोस्तों। मान लीजिए सी ने कुछ भी माइन किया
तो अपने जुड़े हुए माइनर को इन्फॉर्म कर देगा। जैसे कि हमने चर्चा की थी अभी कि एक ब्लॉक ने जो भी किया है तो उससे जुड़े हुए जितने भी माइनर है उन सबको वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये नोट्स ऐड हुआ है, आप चेक कर लीजिए। वो चेक करने के बाद ही कि ये वैलिड है, इसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब जितने भी माइनर है वो चेक करेंगे क्या नोट वैलिड है, और यह प्रोसेस कंप्लीट होने पर वो नोट को ऐड कर देंगे आगे और सभी को इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी भी हैकर ने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे ब्लॉक यहाँ पर हैं। अब किसी भी हैकर ने यहाँ पर अटैक करने का किसी भी ब्लॉक पर प्रयास किया, देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ब्लॉक पर देखिए हैकर अटैक कर रहा है। तो जब हैकर जब अटैक करता दोस्तों तो ये कुछ भी यहाँ पर क्या करेगा, चेंज करने का प्रयास करेगा। तो कल के हमने जो सेशन कंप्लीट किया था उसके अंदर एक चीज सीखी थी कि कोई भी इसके अंदर चेंज करने का प्रयास करेगा तो जो इनक्रिप्टेड डाटा है वो क्या हो जाएगा, क्रिप्टेड हो जाएगा। और हमने क्या बोला था कि यहाँ पर इनक्रिप्टेड डाटा को क्रिप्टेड करना संभव नहीं है। कल ये बात हमने क्लियर की थी। और कल मैंने एक वेबसाइट के माध्यम से बताया था भी सही आपको कि कैसे ये कोई भी चेंज करने का प्रयास करता है तो कैसे ये क्रिप्टेड डाटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए एक अटैकर से जो अटैक कर रहा है और कुछ भी यहाँ पर चेंज करने का प्रयास कर रहा है। तो अब आगे देखेंगे, अब आगे के जितने भी ब्लॉक हैं इनके अंदर भी वही डाटा था जो डाटा इसके पास था, लेकिन जैसे इसने कुछ चेंज किया तो आगे वाले ब्लॉक के अंदर क्या हो गया, ये जो डाटा है देख सकते हैं आप ऊपर, ये क्या हो गया, क्रिप्टेड हो गया है। तो ये अब ये क्रिप्टेड कैसे होगा दोस्तों, ये इसके आगे वाले में क्रिप्टेड हुआ, आगे वाले ने आगे वाले को इन्फॉर्म किया, फिर उसका क्रिप्टेड हो गया। ऐसे चलते चलते जितने भी लाखों ब्लॉक होंगे उन सारे ब्लॉक के अंदर ये जो डाटा है ये दोस्तों क्रिप्टेड डाटा हो जाएगा। इनक्रिप्टेड डाटा क्या हो जाएगा, क्रिप्टेड डाटा हो जाएगा। अब जैसे ही क्रिप्टेड डाटा होगा दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, डाटा क्रिप्टेड हो चुका है। यानी कि ये इन्फॉर्म ब्लॉकचेन को पता चल जाता है, ये हमको पता चल जाता है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ है। अब दोस्तों ये तो एक प्रक्रिया है कि पता तो चल गया, लेकिन अब ये ठीक कैसे होगा, पता तो चल गया ये अलग बात है, लेकिन अब ठीक कैसे होगा तो हम इसमें समझेंगे दोस्तों। देखिए ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का मतलब यही है, इसका फायदा क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हैं, ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है। तो पता चल गया इस प्रक्रिया से कि ये डाटा है जो है किसी ने इस पे कुछ गड़बड़ की है, अटैक किया है, ये क्रिप्टेड हो चुके हैं। अब दोस्तों जितने भी लाखों ब्लॉक हैं, ये जितने भी लाखों ब्लॉक हैं वो सब जिस ब्लॉक पर अटैक हुआ है, मान लीजिए आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5वें नंबर ब्लॉक पर ये अटैक हुआ है ना। अब ये इस पर अटैक हुआ है तो जितने भी आगे जो ब्लॉक है इनके अंदर ये पता चल चुका है कि इसके अंदर अटैक कुछ भी डाटा गड़बड़ हुआ है। तो ये सारे के सारे अब इस बात पर चेक करने पर लग जाएंगे कि आखिरकार लाखों ब्लॉकों में ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसका डाटा हमसे मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये चेक करते हुए उस ब्लॉक के पास पहुंच जाएंगे जिसके पास डाटा इनक्रिप्टेड से क्रिप्टेड हुआ है, जहां से गड़बड़ हुई है ये सारे वहां पर चेक करते हुए पहुंच जाएंगे कि यहां पर गड़बड़ है। अब ये क्या करेंगे, ये सारे ब्लॉक इस ब्लॉक को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हम सबका डाटा एक मैच हो रहा है, आपका डाटा हमसे मैच नहीं हो रहा है, आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप इसको चेक कीजिए और उसको ठीक कीजिए। जब ये सारे ब्लॉक इसको मैसेज करेंगे, इसको इन्फॉर्म करेंगे, तो इस ब्लॉक को इन सारे ब्लॉक की बात माननी पड़ेगी क्योंकि इन सबका एक ही रिकॉर्ड है और इसका रिकॉर्ड गलत हो रहा है। तो इस ब्लॉक को इन सब की बात माननी पड़ेगी और अपने में भी चेंज करना पड़ेगा और वापस से, क्योंकि इन पुराने वाले जो ब्लॉक है इनके पास वो डाटा पहले से उपलब्ध है, सबके पास वो एंट्री पहले से उपलब्ध है। तो इनसे वो एंट्री लेगा सही वाली और वापस से उस एंट्री को यहाँ पर सही कर देगा। इस प्रकार से आपकी एंट्री जैसे पहले थी उसी प्रकार वापस से हो जाएगी। तो ये ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा है। और दोस्तों ये जो पूरी तकनीक बनाई गई है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाई गई है, ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रक्रिया होती है। ये ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। आई होप कि आज आपने पीर टू पीर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, पीर टू पीर नेटवर्क का इसमें मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है दोस्तों, ये हमने समझने का प्रयास किया। और आई होप कि ये चीजें आपको दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया इस मंच पर, और आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन। और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय परलवाई।